हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पे, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए उस चीज से रिलेटेड इस टॉपिक पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ में उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। सॉल्यूशंस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और जो उसमें एक दो चीजें और एडिशन अगर करना होगा तो वो भी कर लेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम्स में अगर उन पर्टिकुलर थीम्स या फिर टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है कि स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो होगा स्वराज पार्टी 1934 में, ठीक है। इसमें मेनली एक नाम याद रखना, एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है किस पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक हिसाब से रिकमेंडेशन दिया था या फिर आइडिया दिया था, ठीक है। तो वो एम एन रॉय थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया था कि हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो 1934 में स्वराज पार्टी का ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में इस चीज को के लिए रखा गया था कि इंडिया की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई थी रांची में, रांची में। ईयर आपको मेंशन वहां पे किया ही गया है कि 1934 में रांची में स्वराज पार्टी का सेशन हुआ था। वहां पे एम एन रॉय ने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नाम याद रखना है एम एन रॉय और पार्टी का नाम रखना है एम एन रॉय याद रखना है और पार्टी का नाम याद रखना है स्वराज पार्टी, ठीक है। यहां से आप ये दो चीजें याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि जो ये एम एन रॉय ने जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था, ठीक है, इसमें सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे किस चीज पे, अडल्ट सफरेज पे, ठीक है। अडल्ट सफरेज क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में जो वोटिंग एज है वो 18 है, ठीक है। कोई भी 18 या फिर 18 से ऊपर होता है एज पे, वो वोट दे सकता है इररेस्पेक्टिव कि उसकी वेल्थ क्या है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसकी कास्ट क्या है या फिर वो किस कम्युनिटी से आता है। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। अगर कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन है, 18 प्लस है, तो वो वोट दे सकता है। इसी को बोलते हैं अडल्ट सफरेज, ठीक है। और एक चीज जो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल रखा था स्वराज पार्टी में, ये इंडिया में पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी डिमांड रखी गई थी। इसके पहले कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड नहीं रखा गया था, तो ये फर्स्ट टाइम था। सोचिए 1934 आ गया था, तब तक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी असेंबली होनी चाहिए, इस चीज का किसी के पास आइडिया या फिर इस चीज को किसी ने सोचा भी नहीं था। 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सोचा गया था, ठीक है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है स्वराज पार्टी, ठीक। नाम आपने क्या याद रखा था, एम एन रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इन बिगनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि ये एम एन रॉय थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था, ठीक। और एक चीज अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। एक हिसाब से ऑफिशियली इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का एक हिसाब से इन्होंने मंच जो है वो स्वराज पार्टी को चुना था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी, ठीक है। एम एन रॉय स्वराज पार्टी, ठीक है। और ईयर कौन सा था, 1934। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा एम एन रॉय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who said the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people?
ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने या फिर बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इस चीज को, एक न्यूज़पेपर था, एक बार इस चीज को आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक जो हरिजन उनका न्यूज़पेपर था, हाँ हरिजन ही था, जो उनका हरिजन न्यूज़पेपर था, ठीक है। इसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का टाइटल था द ओनली वे, द ओनली वे, ठीक। इस आर्टिकल में इन्होंने ये चीज मेंशन किया था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आप यहां से ये चीज याद रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जो होगा महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, ठीक। तो साइमन कमीशन के थ्रू ये प्रोविजन था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, या फिर क्रिप्स मिशन के थ्रू, या फिर ये प्रपोजल आया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो क्रिप्स मिशन होगा। पहली बात तो आपको क्रिप्स मिशन का ईयर याद होना चाहिए, ये 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। बट इन्होंने एक चीज कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इसका फॉर्मेशन हम करेंगे, लेकिन वर्ल्ड, एक सेकेंड, वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड उस टाइम पे चल रहा था उसके एंड होने पे, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाएगा उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक। और इसके अलावा और जो इसमें प्रोविजन था कि वर्ल्ड वॉर एंड जब होगा, वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रहा था वो एंड होगा, उसके साथ हम कॉन्स्टिट्यूएंट एक तो असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, प्लस इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि एक हिसाब से हम एक कंट्री होंगे जो ब्रिटिशर्स के अंदर होंगे, ठीक है। जो यूनाइटेड किंगडम होगा उस कंट्री के अंदर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस उन्होंने देने के लिए बोला था। यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजों में ऑटोनॉमी रहती, बट जैसे डिफेंस हुआ और फॉरेन जितने भी चीजें हुई, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री हुई, इन सारी चीजों से रिलेटेड पावर जो होगी वो यूके गवर्नमेंट के पास रहती। बट जो सेल्फ गवर्नमेंट वाली चीजें हैं, जो लोकल या फिर जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एक हिसाब से कह सकते हैं, वो सारी पावर्स वो लोग डेलीगेट करने की बात कर रहे थे इसमें, ठीक। यहाँ पे याद रखना है जो ये क्रिप्स मिशन के, ये सॉरी हाँ, क्रिप्स मिशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब एंड हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग फॉर्म करेंगे। सेकंड जो उन्होंने बोला था कि डोमिनियन स्टेटस हम इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। इस चीज को जो गांधी थे उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपका 1942 का क्रिप्स मिशन था, ठीक है, उसको किसने पोस्ट डेटेड चेक बोला? तो महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। तीनों चीजें आप याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई थी। कब? जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है एंड हो जाएगा। प्लस इंडिया को इन्होंने डोमिनियन स्टेटस भी देने के लिए बोला था वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाने के बाद। इस चीज को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था, ठीक। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जितने भी हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज थी वहां के मेंबर्स जो भी होंगे वो इलेक्टेड होंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे यहां से नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है हम लोग का गलत हो जाता है, ठीक। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभी आंसर हम लोग का या तो 2 ओनली होगा या फिर नीदर वन नॉट 2। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन
रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। ठीक है, तो ये चीज एकदम सही थी कि जो लोग भी जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको यूके की गवर्नमेंट ने ये फ्रीडम दी थी कि अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने यहाँ से लोगों को नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं, आप सेपरेट रहना चाहते हैं, आप सोवरेन रहना चाहते हैं, तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपना एग्रीमेंट अलग से साइन करना होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आंसर होगा वो बी ओनली। ठीक है, एक बार फिर से आप रिवाइज अगर करना चाहें कि जो क्रिप्स मिशन था 1942 में आया था, इसमें मेजर जो दो तीन चीजें थी, पहली थी कि इसमें डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा, और इसे होगा क्या पर्टिकुलरली कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, उनको उन चीजों को गवर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड allotted members seat in each province, one representative was in ratio to which population। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो, उसमें जो एक पर्सन इलेक्ट होके आता था वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता था, इसका पूछने का ये है। ठीक, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। जो सही आपका आंसर है वो है 10 लाख। ठीक है, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग भी थे, ठीक है, एक पर्सन 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, आज की डेट में ये रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे अगर एग्जांपल को हम यूपी को अगर लें, ठीक है, तो यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 30 करोड़ है। आज की डेट में यूपी की पॉपुलेशन 30 करोड़ के आसपास है। यूपी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो लोकसभा की हैं वो 80 हैं। ठीक है, अगर 30 करोड़ को हम 80 से डिवाइड करें तो अराउंड 35 या फिर 36 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें एक पर्सन जो था वो 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन आज की डेट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का जो यूपी से है वो लगभग 35 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक हिसाब से रिप्रेजेंटेशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा था कंपेयर टू टुडे। आज उसका 1/10 भी नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन किस ईयर में आया था, ये 1946 में आया था। ठीक है, इसमें टोटल 3 मेंबर्स थे। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 मेंबर्स थे। पहले पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चौथा मेंबर है ये आपका कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे विलियम वुड होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो विलियम वुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। ठीक है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में बनी थी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो वो किस मिशन के थ्रू या फिर किस चीज के थ्रू बनी थी। पहला ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। ठीक है, आपको 2-3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये पार्टली इलेक्टेड था। ठीक है, मतलब जो भी ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो भी ब्रिटिश गवर्न टेरिटरीज थी वहां से इलेक्ट होके आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, यहां से नॉमिनेटेड होके आएंगे, यहां से नॉमिनेटेड होके आएंगे।
तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आएंगे, और जो ब्रिटिश जिन जिन टेरिटरीज को गवर्न कर रही थी, ठीक है, ब्रिटिश जिनको गवर्न कर रहे थे वहां से इलेक्टेड होके आएंगे। ठीक, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई एक हिसाब से पार्टली इलेक्टेड हुई और पार्टली नॉमिनेटेड हुई। आगे अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स थे उसमें, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्या पूरी तरीके से उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली मीटिंग हुई थी। ठीक, इस मीटिंग के जो चेयरमैन थे, एक हिसाब से टेम्परेरी स्पीकर थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जा चुका है। और उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है, उनको परमानेंट एक हिसाब से चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जो लास्ट मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी। यही डेट हमारे जो प्रियम्बल है उसमें मेंशन है। ठीक है, उसके बाद एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मिली थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो हमारा 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसके जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी। इस दिन इन सब लोगों ने, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे प्लस प्रेसिडेंट, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉपी थी उस पर साइन किया था। ठीक है, साथ में ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था इसी दिन। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन। और दो चीजें याद रखेंगे कि सेम डे जो हम 24 जनवरी की बात कर रहे हैं, 24 जैन 1950, इस पर्टिकुलर डे को दो चीजें एक्सेप्ट की गई थी। हम लोगों ने दो चीजें अडॉप्ट किया था। पहला तो नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज आपका नेशनल फ्लैग, ठीक, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन दोनों चीजों को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। ठीक है, ये चीज आपको एकदम बहुत अच्छे से याद रखनी है। कई बार क्वेश्चंस में सीधे सीधे जो फ्लैग है इसको अडॉप्ट करने की डेट को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सॉरी, ठीक है, उसके बाद फिर है सी राजगोपालचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो जवाहरलाल नेहरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 1946 की, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 1946 में, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें वाइसरॉय जो थे, ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो वाइसरॉय जो थे वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इस वजह से इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका लास्ट क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि who of the following was not the member of interim national government formed in August 1946। ठीक है, जो अगस्त 1946 में एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इस
इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का मेंबर कौन नहीं था, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है कि सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये 1946 की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली जब कोई मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट का पार्ट होगा। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद जो जगजीवन राम है ये लेबर मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ लेबर। ठीक है, तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ये इस गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली आप एक बार जाके जो इंटरिम गवर्नमेंट है 1946 उसमें कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो किसके पास था, ये आप लक्ष्मीकांत से जाके आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आप इसके बाद अगर चाहें तो आप वीडियो को 1.5 या फिर 2x पे देख के रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और एक बार वहां से आप बर्ड्स आई से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को आपको 1.5x पे मिनिमम देखना है, क्योंकि हम वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो वो लिखने में जो टाइम जाता है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो आपको वीडियो को 1.5x पे देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको अगर कुछ और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए या फिर कुछ और आप एडिशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसे कमेंट में लिखिए। हमारा और आपका इंटरेक्शन जो होगा वो कमेंट के थ्रू ही होगा। ठीक है, चलिए अभी यहां तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।